जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है स्वार्थ। अब शुरू करते हैं कहानी। रेखा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन शशि पति रमेश के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभीियों के साथ बैठी गप मार रही थी। रेखा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे रेखा दीदी, आप आ गई, लाओ मैं चाय बना दूं। नहीं, मैं बना लूंगी, रेखा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। रेखा एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी, उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हाल चाल पूछती थी। और अब रेखा के अंदर से हुक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ रेखा को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते रेखा का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। रेखा के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में रेखा दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा अमन और छोटा अमर वे शशि थे। रेखा अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि रेखा बेटी नहीं बेटा है, देख लेना रेखा की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद सीमा ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। सीमा के माता पिता उसकी सफलता से फूले नहीं समाते। रेखा की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि रेखा बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफें सहकर गृहस्थी चलाई थी, अतः वह चाहती थी अब वे दोनों आराम से रहे, घूमे फिरे। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अमन और अमर पढ़ लिखकर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी रेखा को अपने पद पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा। रेखा की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई रेखा से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, रेखा तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। अमन का विवाह हुआ, फिर कुछ समय बाद अमर का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की सूद नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता रेखा के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या अमर उन सब में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में शशि के विवाह की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी रेखा के लिए सुधीर का रिश्ता आया। सुधीर भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि रेखा के घर वाले कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें रेखा की शादी सुधीर से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मजे से चल रही थी। शादी के बाद भी रेखा अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह सुधीर के लिए ज्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर सुधीर को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहां चले जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर रेखा को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार सुधीर ने भी उसे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से रेखा बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया था, पर रेखा ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि
उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रेखा के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक रेखा उनकी जरूरतें पूरी करती रहेगी, कभी तो सुधीर उसे रोक ही देगा। रेखा की माँ और भाभियां हमेशा सुधीर के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई। यह क्या गत हो गई है तुम्हारी, माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी। रेखा को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह सुधीर को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था सुधीर, कितनी मिन्नतें की थी उससे, कितनी बार उसे आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस रेखा चाहिए। लेकिन रेखा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाज आ रही थी। सीमा को याद आया कि जब 5 साल पहले वह अविनाश का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में रेखा ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। शशि की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही शशि माँ और भाभीियों में ही मगन रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियां, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और रेखा अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। शशि के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। दूसरे दिन दफ्तर में रेखा का मन पूरे समय सुधीर के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली राधा उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है रेखा, राधा ने कहा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। राधा ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो रेखा अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख रेखा, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि सुधीर को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझ बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरी आंखें खुल गई है। रेखा की आंखों से आंसू दुलक पड़े। अब जाकर आंखें खुली है तेरी, लेकिन जब सुधीर ने तुझे मनाने और घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिशें की, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। राधा का स्वर करवा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ राधा। इतना कह रेखा फपक पड़ी। रेखा को रोते देख राधा का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वह बोली, देख रेखा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इससे पहले कि और देर हो जाए, तू सुधीर के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या सुधीर मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? रेखा ने सुबकते हुए पूछा। वह करे या ना करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं सुधीर को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है, राधा ने कहा। रेखा ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब सुधीर उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने रेखा से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। राधा ने रेखा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा, खुशी खुशी जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती है, उन लोगों को अपना घर चलाने दे। तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है, क्या करे क्या ना करे। इसी उहापों में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने रेखा के निर्णय को और अधिक दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब रेखा ऑफिस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी जरूरी कागजात वे अन्य सामान था, उसे रेखा ने अपने ऑफिस के बैग में डाला
और ऑफिस चली गई। ऑफिस में राधा से पता चला कि सुधीर शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है, शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद रेखा ने ड्राइवर को सुधीर के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते रेखा सुख और दुख की मिली जुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लगा था। गाड़ी सुधीर के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से रेखा ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही सुधीर ने दरवाजा खोला। रेखा, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। सुधीर रेखा को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि रेखा को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ कर दो सुधीर, घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कभी कोई फर्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। क्या तुम मुझे फिर से? रेखा ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं रेखा, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। सुधीर ने रेखा को अपने सीने से लगा लिया। रेखा का जब सारा गुब्बार आंसुओं में बह गया तो वह सुधीर से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। वह क्या रेखा? सुधीर ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फोन तो कर लूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता ना करें। रेखा ने हंसते हुए कहा तो सुधीर भी हंसने लगा। हेलो, कौन? माँ। रेखा ने मायके फोन लगाया तो उधर से माँ ने फोन उठाया। हाँ रेखा, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? माँ, मैं घर पहुंच गई हूँ, अपने घर, सुधीर के पास। यह क्या पागलपन है रेखा? यह सुनते ही रेखा की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती, इससे पहले ही रेखा ने फोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। रेखा रसोई में गई तो देखा एक थाली में सुधीर दीपक सजा रहा है। यह क्या कर रहे हो सुधीर? रेखा ने कौतूहल से पूछा। दिए सजा रहा हूँ, सुधीर ने उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, मेरी दिवाली तो आज ही है, इसलिए उसके स्वागत में ये दिए जला रहा हूँ। सुधीर ने रेखा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो रेखा का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह बंधन को हमेशा हृदय से लगाकर रखेगी। यह सोचकर वह भी दिए सजाने में सुधीर की मदद करने लगी। देर से ही सही उनके जीवन में प्यार लौट आया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।